हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ डेली अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आज हम डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। कुछ एप्लीकेशन हमने कल की क्लास में पढ़े थे, कुछ आज की क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेग और त्वरण, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, और इसके बाद हमने पढ़ा था एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, त्रुटियां और सन्निकट मान। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रेट मेजरमेंट, दर मापांक। मतलब यदि कोई वैल्यू दी गई है, दर मापांक है क्या? मान लिया y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो इस y के मान में x के सापेक्ष जो चेंज होता है उसे हम रेट कहते हैं। ठीक है, तब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। ठीक है, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, y में जो चेंज होगा उसके परिवर्तन की दर x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको चेंज निकालना है तो आपको जो दूसरा वेरिएबल है जिसके सापेक्ष चेंज निकालना है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। क्लियर है? आपको ये करना है। क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे रब कर देंगे बाकी क्वेश्चंस को, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आने वाला जो संडे है, मीन्स 7th ऑफ मार्च को फिर से महा मैराथन होने वाली है। जो इससे पहले वाली मैराथन थी उसमें हमने 50% सिलेबस कवर किया था। अब जो बचा हुआ 50% सिलेबस है वो हम 7th ऑफ मार्च को कवर करेंगे। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। काफ़ी सारे कमेंट हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, हम कैसे पास हों। तो उनके लिए ये है कि आप केवल मैराथन देख लीजिए, पहला वाला और पार्ट 1 पार्ट 2 ये पूरा देख लीजिए। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं उन्हें एक बार फिर से आप कर लीजिएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यदि एक बार में आपको समझ नहीं आता है तो एक बार फिर से देख लीजिए, मीन्स रिपीट देख लीजिए 2 बार अप्रॉक्स, मतलब एक क्लास को अप्रॉक्स 2 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, और आप आसानी से पास हो जाएंगे। जितना आप करेंगे दोनों मैराथन में उसमें से आपको पेपर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं फिर क्लास की। ये हमने आपको बताया है y यदि x का फंक्शन है तो y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम dy बाई डी एक्स से लिखते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि त्रिज्या के सापेक्ष किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर याद कीजिए, जबकि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। वृत्त आप जानते ही हैं, ये होता है वृत्त। ठीक है, एक होता है वृत्त, एक होता है गोला। वृत्त 2 डायमेंशन प्लेन में जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं वृत्त, और गोला 3 डायमेंशन है, मीन्स जैसे गेंद होती है उसे आप उठा सकते हैं हाथ में। ठीक है, तो वो गोला है। वृत्त आप केवल बना सकते हैं किसी समतल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। त्रिज्या के सापेक्ष हमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो पहले मान लेते हैं, मान लिया वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या r है, की त्रिज्या r है। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि क्या हो जाती है? परिधि आप जानते ही हैं, परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो हमने मान लिया परिधि है हमारी c, ये होती है 2 पाई r। अब इसमें चेंज बताना है, दोनों में परिवर्तन की दर बतानी है अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, dc ओवर dr डिफरेंशियल कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू r, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि त्रिज्या के सापेक्ष बताइए। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा आपका dc ओवर dr। जब आप इसे r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आपका कांस्टेंट है, r का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, इट मीन्स 2 पाई। ठीक है, ये हमारी परिधि है, त्रिज्या दी गई है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं हम। दूसरी वैल्यू दी गई है क्षेत्रफल एरिया, ए से हम इसको डिनोट करते हैं।
ठीक है। एरिया को आप ए से डिनोट करते हैं, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर से कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी आर। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r, ठीक है, तो वैल्यू आ गई 2 पाई आर। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि r की वैल्यू 3 है, त्रिज्या 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई इंटू 3। यहाँ साथ साथ ये भी लिख देते हैं, त्रिज्या r है तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तब देन या तब परिधि की वैल्यू ये हो गई, r की वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ, तो 6 पाई, ठीक है। एरिया है, एरिया को आप किससे लिखते हैं, एरिया को लिखते हैं आप सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो आपको जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछा गया है क्वेश्चन में परिवर्तन की दर, उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो ये बात हुई पहले क्वेश्चन की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको ये बता देते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा गया है हमसे थर्ड वाले पार्ट में कहा गया है कि एक गोले का अर्धव्यास इतना है। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या मतलब r की वैल्यू दी गई है 1, ठीक है, ये दिया गया है। आगे क्या कहा गया है, अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है, सॉरी ये अर्धव्यास बढ़ता है जिस दर से, वो दिया गया है। इसका मतलब हमें dr ओवर dt की वैल्यू दी गई है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की बात है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में दिया गया है ये, ठीक है। इसका मतलब हमें दिया गया है dr ओवर dt। क्लियर, साथ ही चलिए सॉल्व करा देते हैं हम इसको। ये तो क्लियर हो ही गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट पर चलते हैं। हमें अर्धव्यास इतने दर से बढ़ता है, तो मान लिया पहले हमने कि अर्धव्यास इतना है, अर्धव्यास कहा जाए या त्रिज्या कहा जाए बात एक ही है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है गोले की हम बात कर रहे हैं, तो पहले लिखते हैं हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। मान लिया गोले का अर्धव्यास, माना गोले का अर्धव्यास कहें या त्रिज्या कहें एक ही बात है, ठीक है। अर्धव्यास इज इक्वल टू r। कितनी दर से बढ़ता है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें ये गिवन है dr ओवर dt इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिया गया है, उसके आयतन तथा वक्रपृष्ठ के बढ़ने की दर का अनुपात। तो पहले हम बात करते हैं आयतन की। आयतन होता है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। गोला कहते हैं स्फेयर को, अर्धव्यास त्रिज्या मतलब रेडियस, तो वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं और ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब देखिए आपको डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dv ओवर dt। तो आप कैसे लिख सकते हैं, 4/3 पाई, r क्यूब है, r क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3r स्क्वायर, r का फिर से कर देते हैं dr ओवर dt। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन पर आते हैं, हमें ये भी दिया गया है कि जबकि गोले का अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेट कर देना है हमें, 4 पाई r स्क्वायर dr ओवर dt। dr ओवर dt की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम इसको लिखेंगे dv ओवर dt इज इक्वल टू 4 पाई, r की वैल्यू है हमारी 3 स्क्वायर इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 पाई, ठीक है, 36 पाई हो जाएगा। अब अगले वाले पर चलते हैं। एंड दूसरा हमें दिया हुआ है वक्रपृष्ठ, ठीक है। गोले के लिए वक्रपृष्ठ कहा जाए संपूर्ण पृष्ठ कहा जाए एक ही बात है, ठीक है। वक्रपृष्ठ होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम इसको डिनोट कर देते हैं s से, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, इधर हम कर देते हैं ds ओवर dt, तो वैल्यू आ जाएगी 4 पाई r स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r dr ओवर dt। वैल्यू रख देंगे, टोटल की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी,
हम इधर लिख देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। पूछा क्या गया है हमसे क्वेश्चन में, हमसे कहा गया है वक्रपृष्ठ के आयतन तथा वक्रपृष्ठ के बढ़ने की दर का अनुपात निकालिए। इसका मतलब ये आयतन के बढ़ने की दर का अनुपात दर है और ये वक्रपृष्ठ के बढ़ने की दर है, तो दोनों को डिवाइड कर देना है, अनुपात निकालना है। तो हटा देते हैं हम इसको भी। अब देखिए यहाँ के बाद हम इधर चलते हैं, तो ये हुआ ds/dt for 8πr dr/dt। इसका मतलब 8πr की वैल्यू है हमारी 3 और dr/dt है 1, तो ये हो जाएगा 24π ds/dt। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये है dv/dt, अब पूछा ये है ds/dt। नाउ रेशो मीन्स अनुपात, ये है आपका dv/dt अपॉन ds/dt, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 36π/24π। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 बार, इसका मतलब 3:2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपको बस क्या करना है, मान लेना है अर्धव्यास r है, त्रिज्या r है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। पहले वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, फिर ऐसे ही वक्रपृष्ठ को करेंगे, dr/dt की वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू रख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, लास्ट में क्योंकि अनुपात पूछा गया है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं सेकंड वाला पार्ट, इसको आप सॉल्व कराते हैं। लास्ट में इसको इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये क्वेश्चन 2016 में आपसे पूछा गया था। इस टाइप का ही क्वेश्चन हमने आपको ब्रह्मास्त्र बैच में भी सॉल्व कराया है। ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है दूसरा। वैसे तो हम आपको ये क्वेश्चन भी ब्रह्मास्त्र बैच में सॉल्व करा चुके हैं, फिर भी हमने रिपीट कर दिया है ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखो कि एक प्रतिलोमी शंकु की गहराई इतनी है तथा वृत्तीय आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। आप इसके लिए पहले शंकु बना लेते हैं। ठीक है, एक चीज और कही गई है इसमें कि इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाता है। सेंटीमीटर क्यूब लिखें या घन सेंटीमीटर लिखें एक ही बात होती है। आयतन आप जानते हैं घन सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, हमने इसको लिख दिया है कि शंकु की गहराई 12 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट, शंकु बना लिया हमने, उल्टा करके बना देते हैं शंकु को, ऐसे बना दिया शंकु। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है तो इस टाइप का होता है शंकु। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये O है। ठीक है, हमें दिया गया है गहराई 12 सेंटीमीटर, गहराई मतलब ऊंचाई, सही है। बर्थडे कैप होती है ना जैसे, ऐसा ही होता है। हमने इसको उल्टा करके रख दिया, आप ऐसा मान के चलिए, ये 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, और साथ ही वृत्तीय आधार की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या मतलब r, त्रिज्या ये होती है ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू त्रिज्या होती है। मीन्स यदि हम देखें इसमें तो O से लेकर B तक की वैल्यू, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। ये आप ऐसा कहिए, C से लेकर O तक की वैल्यू है, O से C की वैल्यू। ठीक है, ये है हमारी त्रिज्या। आगे क्या दिया गया है, यदि इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की दर से पानी डाला जाता है। अब ये देखिए, आप मानिए इसमें पानी डालते हैं तो कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में, हर मिनट 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाला जाता है, 2 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि जब शुरुआत रही होगी तो पानी नहीं होगा इसमें। आप जैसे ही मतलब स्टार्ट करेंगे पानी डालना तो कुछ टाइम तो लगेगा पानी भरने में, चाहे थोड़ा सा ही पानी आए, लेकिन कुछ सेकंड्स लगेंगे। यदि हम ऐसा कहें कि 2 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिनट में आता है, इसका मतलब कुछ सेकंड्स में थोड़ा कम पानी होगा, लेकिन पानी डालने के लिए कुछ टाइम तो हमें चाहिए ही। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कुछ टाइम के बाद पानी पहुंच जाता है, पानी इतना भर जाता है। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। जब ये शंकु है, इसका मतलब ये भी शंकु की फॉर्म बनेगी। ठीक है, ऐसा ही बन जाएगा, ये भी सेम ही रहेगी फॉर्म, ये भी शंकु ही रहेगा एक। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया B डैश, इसको लिख दिया C डैश और इसको लिख दिया हमने
ओ डैश। क्लियर है? क्या दे रखा है साथ में, पानी का तल किस दर से ऊपर उठेगा, मतलब ये जो तल है कैसे ऊपर उठेगा, जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यदि पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये जो गहराई है ये 6 सेंटीमीटर दी गई है, ये हमने मान लिया है h। ठीक है, इसे भी आप कैपिटल H की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए एज इट इज लिख लेंगे। इसको मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है। ठीक है, यदि मान लो आपने बीच में से काट दिया इसको, तो ये एक शंकु बन जाएगा, नीचे वाला छोटा वाला ये पानी है, जब हमने पानी डाला तो ये पानी भर गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए पानी है, पानी भर दिया है हमने इसमें। पानी भरने के बाद जो वैल्यू बचती है, मतलब पानी भर दिया है, पानी का तल ऊपर उठेगा जैसे जैसे आप इसमें पानी डालते जाएंगे। ठीक है, बढ़ता जाएगा ना तल। अब देखो क्या क्या लिख लेते हैं, जो हमने आपको बताया वो हमें यहाँ लिख लेना है। क्या लिखेंगे, मान लेंगे कि ये एक शंकु है, बड़ा वाला कौन सा हुआ, ABCA। बंद कर देते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, यहीं वापस ले आते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने, माना, ध्यान से सुनते जाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ABCA एक शंकु है। ठीक है, मान लिया ये एक शंकु है जिसकी गहराई या जिसकी गहराई या ऊंचाई आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने गहराई लिखा है, आप गहराई लिख दीजिए या ऊंचाई लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गहराई, हम क्या कह रहे हैं, गहराई को हमने कहा है AO। ठीक है, AO इज इक्वल टू या OA इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या किसको कह रहे हैं हम कह रहे हैं त्रिज्या है हमारी BO या OB। ठीक है, OB या BO इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, OB कहिए या BO कहिए, एक ही बात है। अब देखिए, अब क्या करना है, मान लिया इसका अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। अर्धशीर्ष कोण क्या होता है, ये जो इसे कहते हैं शीर्ष, पूरा एंगल, तो शीर्ष कोण यदि हम आधा मान लें तो ये हो जाता है अर्धशीर्ष कोण। हमने मान लिया इसको अल्फा, तो यहाँ लिखा माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण, शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। इसका मतलब क्या है, तो देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल टू अल्फा या OAB इज इक्वल टू अल्फा। अब चलते हैं इसी त्रिभुज में, इस इन ट्राइंगल या त्रिभुज BAO क्या हो जाएगा। अब आप देखिए tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि एंगल ये है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, इससे लगा हुआ आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू BO अपॉन AO। ठीक है, BO अपॉन AO या OB अपॉन OA ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, BO अपॉन AO लिख लो या OB अपॉन OA लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसको हम चाहे ऐसा लिख दें OA और इसको लिख दें OB, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एरो नहीं लगा रहे हैं, हम केवल ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। आप ए से ओ की तरफ जाइए, ओ से ए की तरफ जाइए, दूरी सेम ही रहेगी। ठीक है, यहाँ OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू है 4, OA की वैल्यू कितनी है 12, 4 से कट जाएगा 12 3 बार, इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो पानी का तल है कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम मतलब T टाइम के बाद ये हो जाता है A B डैश C डैश O डैश C, मतलब पानी के तल की स्थिति है ये। ठीक है, पानी का तल बढ़ जाता है और ये भी मान लेते हैं कि आयतन V हो जाता है। मान लिया हमने, माना T समय के बाद या T टाइम के बाद, समय के बाद, हमारा समय किस में चल रहा है, मिनट में, तो आप मिनट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो T समय के बाद पानी का तल या पानी का आयतन V हो जाता है। शंकु के भीतर है ये बात। ठीक है, शंकु के अंदर पानी का आयतन, शंकु के अंदर या भीतर पानी का आयतन V हो जाता है, का आयतन V है। ठीक है, और हमने ये भी मान लिया है साथ साथ कि ये जो हमने डायग्राम में दिखाया है ये पानी की स्थिति है, पानी भरने के बाद ये वाला शंकु बनता है। ठीक है, T टाइम के बाद शंकु के भीतर पानी का आयतन इतना है, तब या देन, तब क्या है,
हमें दिया हुआ है एक वैल्यू कि इसमें इतने मिनट प्रति सेकंड, इतने सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाता है। इसका मतलब dV/dt इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दिया गया है ना 2 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मिनट, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमें डायग्राम में हमने दिखाया है, हमने जो हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं वो हमने सब यहाँ लिख दिया। हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर गहराई तो हमने ये लिख दिया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ये लिख दिया, इसकी इतनी दर से पानी डाला जाता है तो हमने ये लिख दिया 2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट, और पानी का तल किस दर से ऊपर उठेगा यदि पानी की गहराई इतनी है, तो ये 6 भी हमने लिख दिया। इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन से जो जो हमें चाहिए था वो हम ले चुके हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें क्या कर देना है, देखो हम लिखेंगे कि dV/dt इतना है, साथ में अभी जो हमने लैंग्वेज आपको बोली थी वो लिख देनी है। मान लिया हम यहाँ लिखेंगे कि माना नहीं, हम लिखेंगे चित्र में। ठीक है, चित्र में क्या है, चित्र में जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है A, B', C', A, T समय बाद पानी की स्थिति है। ठीक है, पानी की स्थिति है, पोजीशन है ये पानी की कि T समय के बाद पानी इतना हो जाता है। हमने मान लिया आयतन तो V हो ही जाता है, और ये हम चित्र में इसको ऐसा दिखाते हैं कि इतना भर जाता है पानी। अब देखो यदि ये टाइम के बाद स्थिति है तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये h है और O भी मान लिया त्रिज्या r है, तो मान लेंगे माना तल की ऊंचाई T समय बाद पानी के तल की ऊंचाई पानी के तल की ऊंचाई h सेंटीमीटर है या h है। इसका मतलब क्या है, अर्थात O' A इज इक्वल टू h, तथा हमने मान लिया O' B इज इक्वल टू R। ठीक है, मान लिया हमने ये भी, ये सब दोनों मान ही रहे हैं हम। अब देखो, अब इस ट्राइंगल में भी कोण तो यही रहेगा सेम, ये भी एक शंकु बनता है, तो इसके लिए इस शंकु के लिए भी अर्धशीर्ष कोण अल्फा ही है। यदि बड़े के लिए हम अल्फा मान रहे हैं तो छोटे के लिए भी अल्फा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल O', B क्या हो जाएगा, tan अल्फा। tan अल्फा कितना होगा, यदि ये अल्फा है तो इसके सामने वाला आधार इसके सामने वाला लंब और इससे लगा हुआ आधार, इसका मतलब O'(B)/O'(A), तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू R/H, इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, tan अल्फा की वैल्यू 1/3 है, इक्वेशन सेकंड से देखिए tan अल्फा की वैल्यू R/H है, तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू R/H। यहाँ से R/H की R की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इधर लिख लेते हैं H इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे H/3 आ जाएगा। हमने क्यों निकाली यहाँ से R की वैल्यू, क्योंकि हमें बताना है पानी जो हमें मतलब ये है कि पानी का तल किस दर से ऊपर उठेगा, मतलब ऊंचाई बतानी है। ठीक है, ऊंचाई में जो परिवर्तन है वो बताना है हमें, तो हमें R की वैल्यू भी H की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं आयतन की। आयतन हमने V मान ही लिया था कि पानी का आयतन V है T टाइम के बाद, तो आयतन V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो पानी के आयतन की बात करें या शंकु के आयतन की बात करें, बात एक ही है। शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 मान लिया इसको हमने, πr²h, या V इज इक्वल टू 1/3 पाई, R की वैल्यू है H/3 स्क्वायर इंटू H। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। अब आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज का यूज करके इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है, हमें बस यही करना है। ये डायग्राम को आप ठीक से समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए इसे सॉल्व किया हमने, V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा π/1/3 पाई H²/9 हो जाएगा ये। ठीक है, और H मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं V इज इक्वल टू π/3 इंटू H²/9 इंटू H। इट मीन्स V इज इक्वल टू π/27 H³। ठीक है, अब हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू T।
डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ ही तो हमें परिवर्तन बताना है, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt पाई अपॉन 27, h क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3h स्क्वायर, h का भी करेंगे तो dh ओवर dt, dv अपॉन dt हमने अभी क्वेश्चन में लिखा था, जिसे इक्वेशन सेकंड हमने मान लिया था, सेकंड तो खैर हमने उसे माना था, इक्वेशन नहीं माना था, लिखा हुआ था, हमें वैल्यू दी गई है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 2, तो हम लिख देंगे 2, ये 3 से कटेगा 9 बार, तो पाई अपॉन 9 h स्क्वायर dh अपॉन dt, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 अपॉन पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू dh अपॉन dt, h हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, h की वैल्यू कितनी दी गई है 6, तो h की वैल्यू 6 रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 9 अपॉन पाई इंटू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू dh अपॉन dt, या इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 18, ये हो गया 36 पाई इज इक्वल टू dh अपॉन dt, या 18 से कट जाएगा ये 2 बार, ठीक है, तो dh अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है, 1 अपॉन 2 पाई, इधर लिख देते हैं हम dh अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, देखो h को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 अपॉन 2 पाई, तो सेंटीमीटर प्रति मिनट, आंसर सही है, सेंटीमीटर प्रति मिनट आ जाएगा हमारा आंसर, क्लियर है, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन हमने ब्रह्मास्त्र में कराया था, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, तो आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आना है एग्जाम में यदि आएगा तो, इसके अलावा भी यदि क्वेश्चन बनता है, देखो ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2016 में हमें मिला था, इसके अलावा भी क्वेश्चन हमें मिलता है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है कि जिसके भी रेस्पेक्ट में दर पूछी गई है उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है, क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछा जाए आपको करना यही है, डिफरेंशिएट कर देना है उसके रेस्पेक्ट में। अब हम बात कर लेते हैं आगे, इसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, या हिंदी में कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान। देखो होता क्या है कि यदि हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी फंक्शन वर्धमान है किसी पॉइंट पर, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये है कि उसका डिफरेंशियल उस पॉइंट पर 0 से बड़ा हो जाना चाहिए, और कोई फंक्शन ह्रासमान है मतलब डिक्रीजिंग है, तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जानी चाहिए। मीन्स ऐसे हम सॉल्व करेंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, हिंदी में कहते हैं वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स बिंदु x1 y1 पर, x1 y1 पर नंबर 1 इंक्रीजिंग होगा मतलब वर्धमान होगा, वर्धमान आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इंक्रीजिंग होगा यदि dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और डिक्रीजिंग होगा, सेकंड ह्रासमान होगा या ह्रासमान होगा, मीन्स डिक्रीजिंग होगा यदि dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज लेस देन 0, ठीक है, यदि ग्रेटर देन 0 है किसी पॉइंट पर तो ये हो जाएगा आपका वर्धमान इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें प्रूफ करना है कि क्वेश्चन ये दिया गया है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ठीक है, पूरा देख पा रहे हैं। x नंबर ए, x इज इक्वल टू -2 पर
वर्धमान है, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। और बी क्या है, x इज इक्वल टू 2 पर ह्रासमान है या डिक्रीजिंग है। वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है। और ये होता है डिक्रीजिंग, हम लिख देते हैं इसको डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, करना क्या है, बस डिफरेंशियल कर देना है आपको इस फंक्शन का। हमने मान लिया y है, ठीक है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर दिया गया है, क्योंकि देखो हम जानते हैं यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल x में वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू दे रखी है। यदि x और y दोनों में आता है, इसका मतलब पॉइंट दिया जाएगा, x और y दोनों की वैल्यू आपको रख देनी है। यदि x और y दोनों टर्म्स आ रही हैं उसमें, तो एक ही टर्म आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, हमने डिफरेंशिएट किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ले चुके होंगे वैसे तो आप, खैर इतनी देर में स्क्रीनशॉट। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। करना क्या है, हमें डिफरेंशिएट कर देना है। पहले तो मान लेंगे y है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कहते हैं हम, तो हमने मान लिया y, तो यहाँ लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या है एफ एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। अब निकालते हैं dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आप देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x मिल जाएगी वैल्यू, जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। माइनस 2 है, माइनस 2 का माइनस 2x का डिफरेंशियल माइनस 2 आ जाएगा, और 15 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। मीन्स डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स वैल्यू होगी माइनस 2x माइनस 2, x का 1 हो ही जाता है और 15 का 0, इसका मतलब माइनस 2x माइनस 2। अब देखो x dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू माइनस 2 रखा आपने, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 माइनस 2, इसका मतलब प्लस 2, तो हो गया ग्रेटर देन 0। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, ये ए पार्ट है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 पर फलन इंक्रीजिंग है, मतलब वर्धमान है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, बी पार्ट लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू प्लस 2, आपने प्लस 2 रखा, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 6 आप जानते हैं लेस देन 0 होता है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 पर फलन ह्रासमान है या ह्रासमान है, कैसा भी बोल लीजिए, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। समझ आ गया आपको, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी क्लियर हो गया, और आपको रेट भी क्लियर हो गया है। ऐसे ही यदि पूछा जाए इंटरवल याद कीजिए, तो आपको बस वैल्यू रख देनी है, ठीक है। dy बाई डी एक्स जो भी पॉइंट दिया गया उस पर 0 रख देंगे, ह्रासमान के लिए ग्रेटर देन 0, सॉरी वर्धमान के लिए मीन्स इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0, जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटरवल, यदि पूछा जाता है तो। वैसे तो इसका क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो पूछे जाने के चांसेस रेयर हैं, एग्जाम में आने के चांसेस रेयर हैं वर्धमान और ह्रासमान के, फिर भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपको इस टाइप से सॉल्व कर देना है, ठीक है। हमने आपको टॉपिक तो क्लियर कर ही दिया है कि क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, सही है। तो आज की क्लास में तो बस हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्पर्श रेखाएं अभिलंब पढ़ेंगे, ठीक है। सैटरडे से पहले आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा जो भी बचा हुआ है। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बाद हमारा एक ही टॉपिक बचता है, मैक्सिमा और मिनिमा, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम आपको फिर से बता दें क्लास खत्म करने से पहले, एक तो जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो खुद को रजिस्टर्ड कर दे, ठीक है।
साथ ही 7 मार्च को मैराथन होने वाली है, जिसे नहीं पता है उसे भी पता चली गया होगा, अब तो हमने बता दिया है आपको। इससे पहले जो मैराथन हुई थी, मतलब महा मैराथन हमारी क्लास जो हुई थी, उसमें 50% सिलेबस कराया था लगभग सभी सब्जेक्ट्स में। अब जो बचा हुआ 50% सिलेबस है वो हम 7 मार्च को कवर करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उसमें, तो आप अपने सभी मित्रों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा और उन्हें लेकर आइएगा लाइव 7 मार्च को, ठीक है। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।